हेलो दोस्तों, साइंस कैंपस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत। स्टूडेंट्स, कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे अपन, मानव तंत्र। इस चैप्टर में हमने मानव पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में मानव पाचन तंत्र की संरचना पढ़ी थी हमने, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो मानव पाचन तंत्र है वो उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक आहार नाल और दूसरी पाचक ग्रंथियां, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव में पाचन की क्रिया। जो आहार नाल है या पाचन तंत्र है उसमें पाचन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। तो मनुष्य में पाचन, मानव में पाचन की क्रिया आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पाचन की बात की जाए तो परिभाषा हम प्रारंभ में ही बता चुके थे अपन। पाचन का मतलब होता है जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में बदल देना। पाचन क्या होता है भाई? जटिल भोज्य पदार्थों को किसकी सहायता से? एंजाइमों की सहायता से किस में बदल देना? सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन। मनुष्य में हम पाचन की क्रिया की यदि बात करें तो हमारे अंदर जो पाचन की क्रिया है वो आहार नाल के 3 भागों में अब कौन कौन से हैं भाई वो 3 भाग? आहार नाल का पहला भाग है जहां पाचन की क्रिया होती है, वो है मुख गुहा। इसका मतलब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुख गुहा में पाचन की। तो पहला भाग तो हो गया ये। दूसरा भाग होता है भाई आहार नाल का आमाशय। आमाशय में पाचन, इसकी चर्चा करेंगे। और तीसरा जो आहार नाल का भाग है जिसमें पाचन की क्रिया संपन्न होती है वो है भाई छोटी आंत, या फिर अपन इसमें कह सकते हैं क्षुधांत्र कह लो। छोटी आंत का भी कौन सा भाग? क्षुधांत्र। क्षुधांत्र में पाचन। तो मानव में पाचन की क्रिया में हमने आपको बताया कि आहार नाल के 3 भागों में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। सबसे पहला भाग है मुख गुहा। मुख गुहा में पाचन। नंबर 2 आमाशय में पाचन। नंबर 3 क्षुधांत्र में पाचन। आहार नाल के इन 3 भागों में पाचन की क्रिया संपन्न होती है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम देखते हैं मुख गुहा में पाचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। मुख गुहा में पाचन कैसे संपन्न होती है? सबसे पहली बात, भोजन के पाचन की जो प्रारंभिक प्रक्रिया है या प्रक्रिया का जो प्रारंभिक चरण है वो मुख गुहा में संपन्न होता है। इसमें होता क्या है? जो भोजन अपन मुख गुहा में लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उस भोजन को दांतों की सहायता से, किसकी सहायता से? दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। जैसे ही अपन अपने दैनिक जीवन की बात करें, अपने सामान्य अनुभव की यदि हम बात करें, तो भोजन का कोई निवाला यदि अपन मुंह में डालते हैं तो अपन देखते हैं दांत अपना काम करना चालू कर देते हैं। और क्या करते हैं वो जो अपन ने निवाला या भोजन का टुकड़ा डाला है मुख गुहा में, उसे वो छोटे छोटे भागों में बदल देते हैं। जब दांतों की यह क्रिया चलती रहती है तो इसी दौरान क्या होता है कि जो जीवा है, जीव है, वो जो भोजन दांतों की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जा रहा है इसमें मिला देती है भाई लार। मतलब दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहे हैं, बदल रहे हैं, और इसी दौरान जीव उस भोजन में क्या मिला देती है भाई? लार मिला देती है। अब लार हमने बताया था, लार जो रासायनिक पदार्थ है ये लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, जो चिपचिपे श्लेष्मा और सीरम का मिश्रण है, जिसमें हमने बताया था कि जो श्लेष्मा है या जो लार है ये भोजन को, लार के कार्य में बताया था हमने, भोजन को एक तो और भी चिकना व घुलनशील बना देती है, लुगदी टाइप में बना देती है। और एक इसमें एंजाइम बताया था अपन ने कि जो लार है इसमें टाइलिन या एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। और यह एंजाइम करता क्या है? भोजन के किस घटक का पाचन करता है? तो आपको याद रखना है कि जो टाइलिन होता है वो भोजन का जो स्टार्च होता है, वो भोजन का कौन सा घटक है? स्टार्च। स्टार्च हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट ही है। ये स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। और यहाँ एमाइलेज या टाइलिन द्वारा स्टार्च के 30% भाग का पाचन कर दिया जाता है। तो इतनी सी पाचन की क्रिया मुख गुहा में संपन्न होती है। और जब इतना कार्य मुख गुहा में हो जाता है तो जो भोजन होता है वो एक लुगदी में बदल जाता है।
और इस लुगदी को फिर एक विशेष नाम दिया गया है भाई, इस लुगदी को कहा जाता है बोलस। मतलब अब भोजन किस में बदल जाता है, बोलस में बदल जाता है। और इस बोलस को आगे पाचन के लिए कहाँ भेज दिया जाता है, आमाशय में। ये भोजन आ गया भाई अब किसमें, आमाशय में। मतलब अब पाचन की क्रिया कहाँ संपन्न होगी, अपनी आमाशय में। ठीक है ना। तो मुख गुहा में पाचन में आपको दो चीज़ याद रखनी है। एक तो मुख गुहा में सबसे पहले क्या होता है भोजन के साथ या भोजन की पाचन की क्रिया में, कि जो ये दांत हैं ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं। और जब दांतों की यह क्रिया चलती रहती है, इसी दौरान जो ये मांसल जीवा होती है इसके द्वारा जो ये लार है, इस लार को इस भोजन के साथ मिला दिया जाता है। अब लार में हमने बताया था, लार के हम कार्य पहले भी बता चुके हैं आपको, कि जो ये लार है ये भोजन को चिकना और घुलनशील बनाती है लुगदी टाइप में। इसके अलावा इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, जो याद रखना है आपको, कि लार में टायलिन या एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। अब वो एंजाइम क्या करते हैं, तो पहले हम बता चुके हैं, एंजाइम वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलते हैं। तो यहाँ आपको याद रखना है टायलिन या एमिलेज जो ये एंजाइम है लार में पाया जाने वाला, ये भोजन के कौन से घटक का पाचन करता है, स्टार्च का। स्टार्च के 30% भाग का पाचन करता है ये। और स्टार्च को किस में बदल देता है भाई, सरल पदार्थ माल्टोज में बदल देता है। इतनी क्रिया जब हो जाती है तो भोजन एक लसलसी लुगदी में बदल जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बोलस। इस बोलस को आगे पाचन के लिए कहाँ भेज दिया जाता है भाई, आमाशय में। तो नंबर 2 पाचन की क्रिया में हम पढ़ेंगे पाचन किसके अंदर भाई, आमाशय के अंदर। अब देखिए आमाशय पाचन तंत्र की जब अपन संरचना पढ़ रहे थे तो इसमें हमने बताया था एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है ये, ठीक है ना। इसमें हम पाचन की यदि बात करें कि इसमें पाचन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, तो जो ये आमाशय है भाई, जिसकी संरचना हमने बताई थी एक जे आकार की संरचना होती है ये ऐसी। इसकी जो ये आंतरिक सतह है, अंदरूनी सतह, इस पर पाई जाती है भाई अनेक जठर ग्रंथियाँ। क्या पाई जाती है इसमें, अनेक आंतरिक सतह पर जठर ग्रंथियाँ, ठीक है। अब जो ये आमाशय की जठर ग्रंथियाँ होती हैं भाई, इनके द्वारा एक रस स्रावित होता है जिसे इसी के नाम से जाना जाता है जठर रस। मतलब जठर ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती हैं, जठर रस। अब जो ये जठर रस है, इस जठर रस में 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। तीनों के नाम याद रखने, कौन कौन से 3 पदार्थ होते हैं भाई जठर रस में। तो जठर रस में जो 3 पदार्थ होते हैं उनमें एक तो होता है भाई म्यूकस, ठीक है। एक होता है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। और एक होता है भाई इसमें प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। स्टूडेंट्स पाचन की क्रिया हम पढ़ रहे हैं आमाशय के अंदर। आमाशय जो कि एक जे आकार की थैलीनुमा संरचना होती है, इसकी जो आंतरिक सतह है, आंतरिक भित्ति जो होती है, उस पर अनेक जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो ये जठर ग्रंथियां हैं, इनके द्वारा जो रस स्रावित होता है उसे इसी के नाम से जाना जाता है जठर रस। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब पूछ लिया जाए जठर रस में कौन कौन से पदार्थ होते हैं, तो जो जठर रस होता है उसमें 3 पदार्थ होते हैं, मतलब 3 पदार्थों का मिश्रण है जठर रस। कौन से 3 पदार्थ हैं वो, तो एक तो है वही म्यूकस, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तीसरा है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। जो ये जठर रस के तीनों पदार्थ होते हैं, ये तीनों पदार्थ जो ये बोलस आता है आमाशय के अंदर, इस बोलस के साथ मिल जाते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं। जैसे यदि अपन म्यूकस की बात करें तो सबसे पहली चीज विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं आमाशय के अंदर जिनके द्वारा ये स्रावित होता है, और वो कोशिकाओं का नाम याद रखना है आपको, गर्तिका कोशिकाएं। तो सबसे पहली चीज कि जो म्यूकस होता है वो कौन सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, गर्तिका कोशिकाओं द्वारा। और जो ये म्यूकस है, जो ये बोलस चिकना और घुलनशील लुगदी समान बोलस ये आमाशय में आता है, इसे और भी चिकना व घुलनशील बना देता है। तो इसमें तो तुम्हें ये याद रखना है म्यूकस क्या करता है भाई, कौन सी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है,
तो जो ये म्यूकस है वो याद रखना है तुम्हें। आमाशय की कोशिकाएं होती है जिनका नाम याद रखना है गर्तिका कोशिकाएं। तो गर्तिका कोशिकाओं द्वारा म्यूकस है, ये जो पदार्थ है जठर रस का, ये स्रावित होता है। करता क्या है, तो जो ये बोलस है लुगदी समान जो आमाशय में आया था, इसे और भी चिकना व घुलनशील बना देता है जब ये उसके साथ मिक्स हो जाता है। अब दूसरा है विषय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स वो है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो ऑक्सेंटिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। आमाशय की कौन सी कोशिकाओं द्वारा, ऑक्सेंट्रिक कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यदि भोजन के पाचन में इसकी भूमिका अलग से भी प्रश्न बन सकता है। आमाशय द्वारा स्रावित अम्ल भोजन के पाचन में क्या भूमिका निभाता है, या इसकी भोजन के पाचन में भूमिका लिखिए। तो देखिए करता क्या है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सबसे पहली चीज, जो भोजन मुख गुहा से होता हुआ अपने आमाशय में पहुंचा है, इस भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आमाशय में पहुंच गए, उन जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है, उन्हें मारने का कार्य करता है। कार्य क्या हो गया भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, कि भोजन के साथ जो जीवाणु अपने अंदर गए हैं, उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में अपन जानते हैं, ये प्रबल संक्षारक होता है। प्रबल अम्ल है मतलब प्रबल संक्षारक है। संक्षारक मतलब किसी भी चीज को घोलने में ये समर्थ होता है। तो दूसरा कार्य इसकी प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है भाई इसका, कि भोजन के जो कठोर पदार्थ होते हैं, उन कठोर पदार्थों को घोलने का कार्य करता है। दूसरा कार्य क्या हो जाएगा HCl का, भोजन के कठोर पदार्थों को घोल देता है। संक्षारक है, किसी भी चीज को घोल सकता है ये। तीसरा प्रबल अम्ल है भाई ये। जब प्रबल अम्ल है भोजन के साथ मिलेगा तो बताओ उसकी प्रकृति कैसी कर देगा, ये अम्लीय है। तो तीसरा है कि भोजन का जो माध्यम है उसे कैसा बना देता है भाई, अम्लीय बना देता है। और चौथा और महत्वपूर्ण कार्य, ये जो तीसरा पदार्थ है जठर रस में प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ये निष्क्रिय अवस्था में होता है भाई ये, जब ये जठर रस में होता। लेकिन जैसे ही जठर रस में क्या मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इस निष्क्रिय प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता। तो चौथा और महत्वपूर्ण कार्य क्या हो गया, वो आपको याद रखना है कि ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन जो एक पदार्थ है जठर रस में उपस्थित, ये कैसा होता है भाई, निष्क्रिय। कब तक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अनुपस्थिति तक। लेकिन जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है क्या है, जो ये निष्क्रिय प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। तो ये चार कार्य आपको याद रखने हैं भाई भोजन के पाचन में HCl की भूमिका के तौर पर। कौन कौन से चार कार्य, बिल्कुल सिंपल है चारों कार्य। नंबर 1, हानिकारक जीवाणु जो भोजन के साथ साथ आ गए उन्हें नष्ट कर देता है। दूसरा, भोजन के जो कठोर पदार्थ है उन्हें घोलने में समर्थ होता है। तीसरा, भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। और चौथा, निष्क्रिय प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में बदल देता है। तो ये दो पदार्थों के कार्य हो गए भाई। अब देखो तीसरा, अब तीसरा प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन नहीं रहा भाई ये, अब ये बदल गया पेप्सिन में, ठीक है। और एंजाइम अभी अभी अपन ने बताया था किसी जटिल भोज्य पदार्थ को किस में बदलेगा, सरल भोज्य पदार्थ में। तो यहाँ जो ये पेप्सिन एंजाइम है इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये पेप्सिन एंजाइम भोजन के किस घटक का पाचन करता है। तो इसके नाम से याद रखना ना भाई पी, और पी से भोजन का घटक चालू होता है प्रोटीन। तो ये किसका पाचन करेगा भाई, प्रोटीन का। और प्रोटीन को इसके सरल पदार्थ किस में बदल देता है, तो याद रखना पेप्टाइड में बदल देता है। हमने बताया था आपको एक बार भी कि जो ये प्रोटीन होते हैं ये एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, और एमिनो अम्ल आपस में जब जुड़ते हैं तो इनके बीच कौन सा बंध बनता है, पेप्टाइड बंध। और अनेक पेप्टाइड बंधों का समूह क्या है भाई, प्रोटीन है।
तो प्रोटीन का सरल पदार्थ क्या हो गया, पेप्टाइड। तो ये जटिल पदार्थ प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्सिन एंजाइम में, सरल पदार्थ पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, तो ये आमाशय में जो जठर ग्रंथियों द्वारा जठर रस स्रावित होता है और उस जठर रस में जो ये तीन पदार्थ पाए जाते हैं उनके कार्य। एक अलग से चीज और याद रखनी है स्टूडेंट्स आपको कि जो नवजात शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं के बारे में आप जानते हो कि नवजात शिशु अपने पोषण के लिए केवल माँ के दूध का सेवन करते हैं। ठीक है ना, तो जो ये नवजात शिशु होते हैं इनका जो जठर रस होता है इसमें पेप्सिन के अलावा एक और एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है भैया आपसे कोई, तो पेप्सिन के अलावा नवजात शिशुओं के जठर रस में जो एंजाइम पाया जाता है स्टूडेंट्स वो है रेनिन। मतलब ये सामान्य पुरुषों की अपन या सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं, ये अपन नवजात शिशु की अलग से बात कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कह रहे हैं कि जठर रस में ये पदार्थ तो नवजात शिशुओं में होंगे ही, लेकिन नवजात शिशुओं के जठर रस में जो पेप्सिन है एंजाइम उसके अलावा एक और एंजाइम पाया जाता है, वो कौन सा है, रेनिन। ये एंजाइम क्या करता है, अभी अभी हमने बताया था पोषण के लिए क्या ग्रहण करते हैं, केवल दूध। तो उस दूध के पाचन के लिए अधिक एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो ये रेनिन क्या करता है, दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है भाई कैसीन प्रोटीन, तो ये रेनिन जो एंजाइम है ये कैसीन प्रोटीन को पैरा कैसीन में बदल देता है। दूध की कैसीन प्रोटीन को किस में बदल देता है भाई, पैरा कैसीन में। तो ये लाइन आपको अलग से याद रखनी है। पूछ लिया जाए नवजात शिशुओं के जठर रस में पेप्सिन के अलावा पाए जाने वाला एक अन्य एंजाइम कौन सा है और उसका कार्य बताइए, तो वो अन्य एंजाइम है रेनिन। कार्य क्या है उसका कि दूध की जो कैसीन प्रोटीन होती है उसे पैरा कैसीन में बदल देता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पाचन की क्रिया हुई किसके अंदर, आमाशय के अंदर। और जो ये पूरे पाचन की क्रिया अपने आमाशय में होती है लगभग 3 से 4 घंटे तक ये पाचन की क्रिया चलती रहती है। और 3 से 4 घंटे तक चलने के पश्चात जो आमाशय में ये बोलस आया था पाचन के बाद, अब ये बदल जाता है भाई कायम में। मुख गुहा में जब पाचन चल रहा था तो उसे कहा था बोलस, और आमाशय में जब पाचन हो गया तो भोजन किस में बदल गया भाई, कायम में। और जो ये कायम है इसे आगे पाचन के लिए भेज दिया जाता है भाई छोटी आंत के ग्रहणी भाग में। तो अपन ने उस समय आपको थोड़ा सा गलत बता दिया था कि जो ये 3 भागों में पाचन की बात कर रहे थे, मुख गुहा में, आमाशय में, तीसरा पाचन जो होगा आहार नाल के जिस भाग में होगा वो है ग्रहणी। तो स्टूडेंट्स तीसरा पढ़ेंगे अपन यहाँ ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी के बारे में हम जब पाचन तंत्र की संरचना के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण भाग है ग्रहणी, आमाशय वो आहार नाल का। क्यों है सबसे महत्वपूर्ण भाग, क्योंकि इसी भाग के अंतर्गत भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होता है। मतलब भोजन के सर्वाधिक पाचन की क्रिया जो संपन्न होती है वो छोटी आंत के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। तो ये पढ़ेंगे भाई अपन ग्रहणी में पाचन। अब देखिए जो ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, इसमें सर्वाधिक पाचन की क्रिया क्यों होती है, तो सबसे पहली चीज ग्रहणी में भोजन के पाचन के लिए भोजन के साथ 3 प्रकार के रस मिलाए जाते हैं। 3 प्रकार के रस मिलते हैं और वो पाचन की क्रिया संपन्न करते हैं। वो 3 प्रकार के रस कौन कौन से हैं? नंबर 1 इसमें आकर मिलता है पित्त रस, ठीक है भाई। नंबर 2 इसमें आकर मिलता है अग्नाशयी रस। जो अग्नाशय ये तो यकृत द्वारा स्रावित होता है, पित्त रस तो किसके द्वारा स्रावित होता है, यकृत द्वारा। अग्नाशय रस किसके द्वारा स्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। पाचक ग्रंथियों में बता चुके थे अपन आपको। तो ये मिलता है दूसरा। और जो तीसरा मिलता है वो है आंतरीय रस। छोटी आंत का भाग है भाई ये ग्रहणी, तो छोटी आंत की जो भित्ति है उसके द्वारा एक रस स्रावित होता है जिसे आंतरीय रस कहते हैं। ये तीनों प्रकार के जो रस होते हैं उन्हें छोटी आंत में भोजन के साथ मिला दिया जाता है और ये तीनों प्रकार के रस भोजन का पाचन करते हैं।
सबसे पहले स्टूडेंट पढ़ता है भाई पित्तरस के कार्य। यदि अपन देखें कि पित्तरस भोजन के पाचन में क्या भूमिका निभाता है, अभी अभी अपन ने बताया था आमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी थी, अम्लीय, और जो ये पित्तरस होता है ये होता है क्षारीय। तो सबसे पहला जो इसका कार्य है, जैसे ही ये भोजन में मिलता है यह भोजन के माध्यम को कैसा बना देता है भाई, क्षारीय बना देता है, पहला कार्य। ठीक है। दूसरा, पित्तरस का एक महत्वपूर्ण कार्य और है भाई, वो है वसा का पायसीकरण करना, इमल्सिफिकेशन ऑफ लिपिड। वसा का पायसीकरण, वसा के पायसीकरण का मतलब क्या है, पायसीकरण का मतलब है कि वसा की बड़ी गोलियों को, गोलियों के रूप में होती है भाई वसा, तो इमल्सिफिकेशन में, पायसीकरण में क्या होता है, वसा की बड़ी गोलियों को जो पित्तरस होता है वो अनेक छोटी छोटी गोलियों में बदल देता है। इस क्रिया को कहते हैं पायसीकरण। तो पूछ लिया जाए वसा का पायसीकरण कौन सा रस करता है, तो कौन सा रस करता है भाई, पित्तरस। और तीसरा और महत्वपूर्ण कार्य, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। ये तीन कार्य हो गए भाई किसके, पित्तरस के। कौन कौन से तीन कार्य? सबसे पहले ये क्षारीय प्रकृति का होता है पित्तरस, तो भोजन के माध्यम को कैसा बना देता है, क्षारीय। नंबर 2, वसा का पायसीकरण करता है, मतलब क्या है, वसा की बड़ी गोली। और नंबर 3, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। अब दूसरा रस है जो भोजन के साथ मिलता है ग्रहणी में, वो है भाई अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस की यदि पाचन में भूमिका देखें तो अग्नाशयी रस में क्या होता है, विभिन्न पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम, वसा पाचक एंजाइम, ऐसे विभिन्न पाचक एंजाइम अग्नाशयी रस में पाए जाते हैं। अब ये पाचक एंजाइम पाए जाते हैं तो सीधी सी बात है कि जो अग्नाशयी रस के ये पाचक एंजाइम है भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से एंजाइम पहली बात तो इसके अंदर होते हैं और वो एंजाइम भोजन के कौन से घटक का पाचन करते हैं। तो जो सबसे पहला एंजाइम अग्नाशयी रस में है, स्टूडेंट नाम याद रखना, वो है एमिलेज। अब एमिलेज एंजाइम जो होता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है मतलब ये, और ये कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है भाई माल्टोस में। कौन सी शर्करा में बदल देता है, माल्टोज में। ठीक है। तो एक एंजाइम हो गया तुम्हारा अग्नाशयी रस का, नाम एमिलेज। किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, और कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है भाई, सरल पदार्थ माल्टोज शर्करा में बदल देता है। दूसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। अब जो ये ट्रिप्सिन एंजाइम है भाई, ये पाचन करता है प्रोटीन का। ठीक है। और प्रोटीन को बदल देता है ये सरल पदार्थ पेप्टाइड में। तो ये अग्नाशयी रस का दूसरा एंजाइम हो गया। कौन सा नाम याद रखना है, ट्रिप्सिन। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। किस में बदल देता है, प्रोटीन का पाचन करके सरल पदार्थ पेप्टाइड में बदल देता है। तीसरा जो एंजाइम है वो भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है भाई, और वो है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन, ये जो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है अभी भी बताया था, ये भी किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। और प्रोटीन का पाचन करता है तो किस में बदल देता है, ये से सरल पदार्थ पेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है। जो चौथा एंजाइम है अग्नाशयी रस का, वो भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है, नाम याद रखना है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या नाम है भाई एंजाइम का, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। हम कह रहे हैं ये भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है। तो जो ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है ये प्रोटीन और पेप्टाइड दोनों का ही पाचन करता है, और प्रोटीन और पेप्टाइड को सबसे सरल पदार्थ अमीनो अम्ल में बदल देता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की एक अलग इकाई है, सबसे सरल पदार्थ है प्रोटीन का ये। तो जो ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है वो प्रोटीन और पेप्टाइड को किस में बदल देता है, अमीनो अम्ल में। ये तुम्हारा चौथा एंजाइम हो गया भैया अग्नाशयी रस का। पांचवा एंजाइम है लाइपेज। अभी अभी बताया था कौन सा क्रिया करता है लाइपेज एंजाइम को, वो करता है पित्तरस। अब लाइपेज नाम इस एंजाइम का बना है लिपिड से, तो सीधी सी बात है नाम से याद रखना है कि ये किसका पाचन करेगा, वसा का। और जब ये वसा का पाचन करता है तो वसा को किस में बदल देता है, ये बदल देता है मोनोग्लिसरॉइड। और मोनोग्लिसरॉइड के साथ एक और पदार्थ है वसीय अम्ल। किस में बदलता है वसा को भाई,
मोनोग्लिसरॉइड और वसीय अम्ल सरल पदार्थ में बदल देता है। तो ये पांचवा एंजाइम हो गया भैया आपका लाइपेज। लाइपेज लिपिड से बना है, लिपिड को वसा बोलते हैं। तो लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का। वसा को किस में बदल देता है? सरल पदार्थ मोनोग्लिसरॉइड में वसीय अम्ल में बदल देता है। और एक लास्ट जो इसमें एंजाइम है स्टूडेंट्स, वो है आपका न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज, तो ये न्यूक्लिएज एंजाइम है, ये पाचन करता है भाई न्यूक्लिक अम्लों का। न्यूक्लिक अम्ल हम जानते हैं डीएनए और आरएनए होते हैं। तो जो न्यूक्लिएज एंजाइम है ये न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। और जो ये न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, इन न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड, सरल पदार्थ न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, तो इन्हें न्यूक्लियोटाइड में बदल देता है। ठीक है, तो ये हुए भाई अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और वो भोजन के किन किन घटकों का पाचन किन किन सरल पदार्थों में बदल कर देते हैं। तो अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम हैं ये 6 प्रकार के एंजाइम हैं, जिनमें से ये एमिलेज कार्बोहाइड्रेट पाचक है। ये 3 एंजाइम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। लाइपेज वसा पाचक एंजाइम और न्यूक्लियोजेज न्यूक्लिक अम्ल पाचक एंजाइम है। ठीक है भाई। लास्ट इसमें आता है आंतरीय रस। आंतरीय रस की बात करें तो आंतरीय रस में भी भाई विभिन्न पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के विभिन्न घटकों का पाचन करते हैं। इनमें 3 जो एंजाइम हैं वो आपके नाम से याद हो जाएंगे भाई। ये कार्बोहाइड्रेट पाचक होते हैं, जिनमें एक है माल्टेज, एक है लैक्टेज और एक है सुक्रेज। जो ये माल्टेज एंजाइम है ये पाचन करता है, नाम से याद रखना, माल्टोज का। लैक्टेज है, नाम से याद रखना, ये पाचन करता है लैक्टोज का। और सुक्रेज है, ये पाचन करता है सुक्रोज का। तीनों शर्करा है ये, और शर्करा एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को सरल पदार्थ जो अपने अंदर ऊर्जा का स्रोत है वही ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को सरल पदार्थ ग्लूकोज में बदलता है भाई। और सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज को सरल पदार्थ किस में बदलता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज ही अपने अंदर ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ये 3 कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम रहे, नाम से याद रखने, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज। माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, और सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में बदल देता है। एक इसमें एंजाइम पाया जाता है भाई डाइपेप्टाइडेज। अब डाइपेप्टाइडेज है, नाम से ही पता लग रहा है पेप्टाइड बॉन्ड, मतलब पेप्टाइड शब्द आ रहा है, तो सीधी सी बात है ये किसका पाचन करेगा? डाइपेप्टाइड का। और डाइपेप्टाइड को किस में बदल देगा? ये सबसे सरल पदार्थ अमीनो अम्ल में बदल देता है। डाइपेप्टाइडेज हो गया, डाइपेप्टाइड को किस में बदलता है? एमिनो अम्ल में। 5वां जो एंजाइम है इसमें, वो इसमें लाइपेज भी पाया जाता है भाई। अभी पढ़ चुके हैं लाइपेज किसका पाचन करेगा? वसा का। और यहाँ जो ये लाइपेज एंजाइम है वो वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। 5वां एंजाइम हो गया आपका लाइपेज, वसा को किस में बदल देगा? वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में। इसमें भी पाया जाता है भाई न्यूक्लियोजेज एंजाइम। ये एंजाइम है वो जो न्यूक्लियोटाइड हैं जो मिलकर न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं, इन जो न्यूक्लियोटाइड हैं इन्हें बदल देते हैं भाई न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में। न्यूक्लियोजेज एंजाइम किसको? न्यूक्लियोटाइड को किस में बदलता है? न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में। और एक इसमें एंजाइम पाया जाता है भाई फास्फेटेज। ये जो फास्फेटेज एंजाइम है ये भी इससे ही संबंधित है भाई। ये फास्फेटेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनी क्षारक राइबोज में बदल देता है। इस प्रकार ये तीनों प्रकार के रस और इनमें पाए जाने वाले एंजाइम भोजन के विभिन्न घटकों का ग्रहणी भाग में पाचन की क्रिया करते हैं। तो जो आंतरीय रस है इसमें 7 प्रकार के एंजाइम हैं। 3 ये कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है, एक डाइपेप्टाइडेज है जो डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदल देता है, एक लाइपेज है जो वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है, एक इसमें न्यूक्लियोजेज है जो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में बदल देता है, और एक इसमें पाया जाता है भाई फास्फेटेज एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षारक राइबोज में बदल देता है। इस प्रकार यहाँ गृहिणी में जाकर
पाचन की भोजन के सभी घटकों के पाचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। और ग्रहणी के ही क्षुदांत्र और अग्र क्षुदांत्र भाग में जो ये पचित पदार्थ है, जो पाचित रस होता है, इसे अग्र क्षुदांत्र व क्षुदांत्र में विशेष प्रकार की आंत्र कोशिकाएं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह क्रिया कहलाती है भाई अवशोषण। मतलब जो ये पाचित आहार रस है, इसका यहाँ क्या हो जाता है, अवशोषण, और यहाँ अवशोषण करके शरीर के सभी भागों में इन पाचित आहार रस को कार्यों के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार मानव के आहार नाल के 3 भागों में, मुख गुहा में, आमाशय में और ग्रहणी में पाचन की, भोजन के संपूर्ण पाचन की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली पाठ की चीज चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो।